तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई मूवी शहजादा को। इसके रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द ही रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और मुझे थोड़ा और करीब से जानने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम वाल्मीकि नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अस्पताल में बैठे इंतजार कर रहा होता है अपनी पत्नी द्वारा बच्चे को जन्म देने का। और तभी उसे पता चलता है कि उसे लड़का हुआ है, जिसे जानकर वो बहुत खुश होता है। तभी हम देखते हैं कि स्पेशल वार्ड में भी एक बच्चा पैदा होता है जो कि जिंदल परिवार का वारिस था, लेकिन पैदा होने के थोड़ी ही देर बाद वो सांस लेना बंद कर देता है। नर्स पूरी तरह घबरा जाती है क्योंकि जिंदल परिवार को खबर दे दी गई थी कि उन्हें लड़का हुआ है और वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। रात का समय था और बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी नर्स को ही मिली थी, तो अगर उस परिवार को पता चल जाता कि उनका वारिस अब नहीं रहा तो नर्स की नौकरी भी जा सकती थी। ये सारी बातें जब वाल्मीकि को पता चलती हैं तो वो नर्स से कहता है कि आप उनके मरे हुए बेटे की जगह मेरे बेटे को रख दो। वो बताते हैं कि मैं जिंदल परिवार की कंपनी में सालों से काम कर रहा हूँ, मेरा सब कुछ उन्हीं का दिया है, उनके एहसानों के सामने मेरी ये कुर्बानी तो कुछ भी नहीं है, और अगर ईश्वर ने चाहा तो हमारा बच्चा फिर से हो जाएगा। ऐसे ही अच्छी सोच रखने वाली बातें करके वाल्मीकि नर्स को ऐसा करने के लिए मना लेता है और फिर वो बच्चे की अदला बदली कर डालते हैं। नर्स जिंदल परिवार के बेटे को ले जा रही होती है कि तभी वो रोने लग जाता है और उसकी सांसें चलने लग जाती हैं। वो दोबारा से बच्चे को बदली करने जा ही रही होती है कि वाल्मीकि उसे रोक देता है और अब उसका असली चेहरा सामने आता है। वो जिंदल परिवार के दामाद रणदीप से जलता था क्योंकि रणदीप और वाल्मीकि ने एक साथ कंपनी में काम करना शुरू किया था, लेकिन रणदीप उस परिवार का दामाद बन गया और वाल्मीकि वैसे का वैसा ही गरीब रह गया। तो वो बच्चे को बदल के कोई पुण्य का काम नहीं कर रहा था बल्कि अपना फायदा देख रहा था ताकि उसका बच्चा बड़े से घर में शहजादे की तरह रहे और राज करे। नर्स जिद करने लगती है कि हमें बच्चे को दोबारा से उन्हें दे देना चाहिए, लेकिन वाल्मीकि मानने को तैयार नहीं था और इस बात से उनमें खींचातानी शुरू हो जाती है, जिसके चलते नर्स को धक्का लगता है और वो बालकनी से सीधा नीचे गिर जाती है। नर्स मरती तो नहीं, लेकिन ऐसी हालत हो जाती है कि जिंदा होना न होना एक ही बात थी। अब रणदीप और उनकी पत्नी यशोदा बच्चे को लेके चले जाते हैं और उसका नाम रखते हैं राज। वहीं वाल्मीकि अपने बच्चे का नाम रखता है बंटू, और वो बेकार सा नाम ही रखना चाहता था क्योंकि उसे तो अपने बच्चे से कोई प्यार नहीं था। लेकिन जब भी वो जिंदल परिवार के घर जाता तो अपने सगे बच्चे को देख के बहुत खुश होता कि वो मजे से जी रहा है। राज कुछ भी करे, चाहे क्लास में फेल हो जाए, तब भी वाल्मीकि उससे प्यार से ही बात करता था, लेकिन अगर बंटू स्कूल में फर्स्ट भी आ जाए तो वो उसे जरा भी भाव नहीं देता था। ऐसे ही कहानी आगे बढ़ते हुए 25 साल बीत जाते हैं और अब बंटू बड़ा हो गया था, लेकिन उसके पिता वाल्मीकि का उससे खड़ूसियत से बात करना अब भी नहीं बदला था। बंटू की माँ गुजर गई थी तो परिवार में वाल्मीकि और उसकी छोटी बहन निशा ही थे, जिसमें से वाल्मीकि तो हमेशा नाक चढ़ा के बात करता था, लेकिन उसकी बहन निशा उसके साथ काफी प्यार से रहती थी। वाल्मीकि बंटू को कभी भी किसी भी हालत में जिंदल परिवार के घर में घुसने नहीं देता था कि कहीं उसका झूठ न सामने आ जाए। अब हम देखते हैं कि बंटू अपनी बहन निशा को उसके कॉलेज छोड़ने जाता है कि तभी कुछ लड़के आते हैं और निशा के गले से उसका दुपट्टा छीनकर भाग जाते हैं। बंटू उस वक्त कुछ भी नहीं करता, जिस बात से निशा नाराज हो जाती है कि ये कैसा भाई है कि इसके सामने उसकी बहन को कोई छेड़ के चला गया और इसने कुछ नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि बंटू उन मंचलों के पास जाता है और उनसे प्यार से दुपट्टा मांगता है, पर मंचले उसकी बहन के बारे में उल्टा सीधा
बोलने लग जाते हैं। तो अब बंटू का दिमाग खराब हो जाता है और फुल मार धाड़ लड़ते हुए उनकी हवा टाइट करके उनसे दुपट्टा लेकर आराम से वहाँ से चला जाता है। बंटू ने वकालत की पढ़ाई की थी तो वो नौकरी की तलाश में भटकते हुए एक ऑफिस में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है समारा से, जिसे देखते ही बंटू उसकी आंखों में खो जाता है और उसके ही साथ अपना जीवन बिताने का सोचने लग जाता है। तभी बंटू को पता चलता है कि जहाँ वो नौकरी मांगने आया है वहाँ की बॉस समारा ही है। तो वो अपनी बातों से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है, पर उसकी बातें समारा को कुछ खास पसंद नहीं आती, जिसके चलते वो नौकरी से भी हाथ धो बैठता है। अब हम देखते हैं कि राज, जो कि विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहा था, वो अब घर वापस आ जाता है और आते ही उसे फैमिली बिजनेस संभालने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। राज नेचर से काफी भोला किस्म का इंसान था। ऐसा था कि उसे कोई भी उल्लू बनाकर चला जाए तो वो खुशी खुशी बन भी जाएगा। घर के बड़े सदस्य नाना जी उसे बताते हैं कि सारन नाम का एक आदमी है जो कि खिलौनों का व्यापार करता है, तो वो अपना सामान बाहर सप्लाई करने के लिए हमारे कार्गो शिप्स का इस्तेमाल करता है। एक दिन हमारे कार्गो शिप्स की तलाशी हुई तो उसके खिलौनों के अंदर से नशीला पदार्थ मिला, जिसके चलते हमने उसको अपनी कंपनी से बैन कर दिया, क्योंकि हम ऐसे काम नहीं करते और आगे भी कभी नहीं करना है। इसीलिए तुम्हें इस बात को हमेशा याद रखना होगा कि तुम उससे कभी दोबारा हाथ ना मिलाओ। अब हम देखते हैं कि समारा अपने क्लाइंट से मिलने जाती है और उससे कहती है कि वो उसके भाई का केस नहीं लड़ सकती, क्योंकि वो खुद दोषी है और उसने एक औरत पर हाथ उठाया है। वो आदमी पैसों से तो अमीर था, लेकिन दिमागी रूप से गंदे ख्यालों से ग्रसित था, जिसके चलते वो सीधा समारा का हाथ ही पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। तभी वहाँ पर बंटू आ जाता है और कानून की धाराएं गिनाते हुए आदमी के साथ बिना हाथापाई किए उसे वहाँ से भगा देता है। बंटू ने समारा को एक ठरकी आदमी से बचाया, वो भी बिना उससे लड़े हुए। तो वो अब उससे काफी ज्यादा प्रभावित हो जाती है और उसकी कानून की जानकारी को देखते हुए उसे नौकरी पर रख लेती है। जैसा आप सोच रहे हैं ठीक वैसा ही होता है और अब इन दोनों का मिलना जुलना, साथ में गोलगप्पे, आइसक्रीम, समोसे खाना शुरू हो जाता है और दोनों के बीच प्यार के फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। अब हम उस नर्स को देखते हैं जिसे वाल्मीकि ने बालकनी से गिरा दिया था और वो अब तक जिंदा थी पर कोमा में थी। वाल्मीकि समय समय पर उसे देखने आ जाया करता था कि कहीं उसे होश तो नहीं आया, ताकि वो सबके सामने जाकर सच न उगल दे। वाल्मीकि वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी नर्स को अचानक से होश आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वो कैसे भी उससे हाथ छुड़ा के भाग निकलता है। अब हम देखते हैं कि समारा के पिताजी समारा को जिंदल परिवार के घर ले जाते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि समारा की राज से शादी हो जाए। पर समारा ने तो अपने दिल में प्यार की स्याही से बंटू का नाम लिखवा लिया था, इसीलिए वो ये शादी नहीं करना चाहती थी, जिसके लिए वो राज के सामने धूम्रपान करती है और ऐसे बात करती है जैसे वो बहुत बिगड़ी हुई लड़की हो। लेकिन राज को उसका नेचर पसंद आ जाता है और वो शादी के लिए हाँ कर देता है और समारा की सारी तरकीब वहीं फेल हो जाती है। बंटू और समारा मिलकर सोचते हैं कि अगर हमें अपने प्यार की कहानी आगे बढ़ानी है तो इसका खुलासा करना होगा। तो वो राज के पिताजी रणदीप को सब कुछ बताने का सोच लेते हैं। हम देखते हैं कि रणदीप के पास सारन आता है उससे बात करने के लिए, ताकि वो उसकी कंपनी पर लगा बैन हटा दे। लेकिन रणदीप अपनी बात पर अड़े होते हैं कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो गुस्से में आकर सारन अपने छाते में लगे नुकीले औजार से उन्हें घायल कर देता है। बंटू और समारा रणदीप से मिलने आते हैं, पर उन्हें देखने मिलता है कि वो तो खून में लथपथ जमीन पर गिरे पड़े हैं। तो दोनों तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाते हैं। उसी अस्पताल में नर्स भी थी, तो वहां पर बंटू और नर्स की मुलाकात हो जाती है। नर्स को लगता है कि बंटू रणदीप का बेटा है, पर बंटू उसे बताता है कि वो वाल्मीकि का बेटा है। तो अब यहाँ पर नर्स उसे सारा सच बता देती है कि वो वाल्मीकि का नहीं रणदीप का बेटा है और वही उस घर का असली शहजादा है। इससे पहले वो ये बात किसी और को बता पाती, उनकी सांसें बंद हो जाती हैं और उनकी मौत हो जाती है। बंटू के दिमाग में एकदम से भसड़ मच जाती है और ये सब जानकर वो सदमे में चला जाता है कि जिसे वो आज तक पिता का दर्जा देता आ रहा था वो इतना बड़ा धोखेबाज है।
बंटू को बहुत गुस्सा आता है और उसी गुस्से में आकर वो वाल्मीकि को एक थप्पड़ जड़ देता है और अब वाल्मीकि को भी पता चल जाता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। वाल्मीकि सोचते हैं कि अब तो बंटू सबको सच बता देगा, लेकिन बंटू कहता है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। लेकिन अब वो उनके चंगुल से आजाद हो गया है और अब वो उसके ऊपर अपनी धौंस नहीं जमा सकते। वो कहता है कि आप पर मुझे तरस आ रहा है क्योंकि आप राज को अपना बेटा बुला नहीं सकते और मैं आपको अपना पिता मानूंगा नहीं, और अब मेरा वनवास खत्म हुआ और घर लौटने का वक्त आ चुका है। वाल्मीकि खूब कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके बंटू उस घर में ना जाने पाए, लेकिन बंटू कैसे भी करके घर में एंट्री मार ही लेता है और सबसे पहले उसकी मुलाकात होती है नाना जी से। नाना जी उसे शुक्रिया कहते हैं कि उसने इस घर के दामाद की जान बचाई और उसे अपनी ही कंपनी में नौकरी भी दे देते हैं। घर में रहते हुए बंटू नोटिस करता है कि उसके पिता रणदीप और उसकी माँ यशोदा के बीच काफी दूरियां हैं और उनकी आपस में नहीं बनती और दोनों की बातचीत भी नहीं होती। तो इन सब की वजह क्या है वो ये पता लगाने में लग जाता है। अब बंटू और समारा राज की मदद लेते हुए और उसे थोड़ा सा उल्लू बनाकर घर वालों के सामने खुलासा कर देते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ में सुखी जीवन बिताना चाहते हैं, और राज को उनके प्यार से कोई दिक्कत भी नहीं थी, तो सभी उनके प्यार को अपना लेते हैं। अब एक दिन ऐसे ही हाथ देखने के बहाने बंटू माँ से कहता है कि आपके पति से नहीं बनती है। बंटू बताता है कि पिताजी का 7 साल पहले आयशा नाम की लड़की से चक्कर चला था, जिसके बाद से आप दोनों अलग होकर रहने लगे, लेकिन दुनिया वालों को दिखाते हो कि आप साथ हो और ये रिश्ता निभा रहे हो। पिताजी पहले तो उसे एक जोर का थप्पड़ मारते हैं, फिर कहते हैं कि अगर झूठ किसी के दिल को टूटने से बचा सके तो वो सच से बेहतर होता है। कभी किसी से प्यार करके देखना, झूठ की कीमत पता चल जाएगी। बंटू कहता है कि प्यार की असली ताकत सच्चाई में होती है। सच बोलने पर थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन रिश्ता और मजबूत हो जाएगा, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। माँ पिताजी से कहती हैं कि गलती बंटू की नहीं थी जो तुमने उसे थप्पड़ मारा, गलती तो तुम्हारी ही थी जो मेरे होते हुए भी तुमने किसी और से चक्कर चलाया, और तब तो हमारा बच्चा भी था। तुम्हें अपनी गलती का पछतावा जरूर होगा, पर पछतावे से माफी नहीं मिलती बल्कि माफी मांगने से मिलती है। पिताजी कहते हैं कि मुझे शर्म आती थी तुम्हारी आंखों में देखने से, तुमसे बात करने और खुद से, पर जो भी मैंने किया उसके लिए आज मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। यशोदा जानती थी कि रणदीप को अपनी गलती का पछतावा है, पर उन्होंने कभी भी अपनी गलती की माफी नहीं मांगी थी, पर आज रणदीप ने उनसे बात करी और माफी मांगी, जिसके चलते अब उनके बीच सब सही हो जाता है। अब दिवाली का समय आ जाता है तो घर में एक पार्टी रखी जाती है जहाँ सभी लोग आए होते हैं और खूब नाच गाना हो रहा होता है। तभी वहाँ सारन आ जाता है और माँ को किडनैप करके लेके चला जाता है ताकि वो बैन हटाने की डील कर सके। राज सोचता है कि वो माँ को बचाने जाएगा, लेकिन जब वो सारन के अड्डे पर पहुँचता है तो बंटू ने पहले ही आकर सारन के चमचों की धुलाई करके माँ को बचा लिया था। उधर नाना जी सच से पर्दा उठाते हुए रणदीप को बता देते हैं कि बंटू ही तुम्हारा असली बेटा और इस घर का वारिस है। नाना जी कहते हैं कि मुझे अब तक लग रहा था कि पैसा बंगला गाड़ी पाने के लिए वो सच बोल देगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं चाहिए। नाना जी वाल्मीकि को बुलाकर उसे एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि जब बंटू उस नर्स से बात कर रहा था तब मैंने सब कुछ सुन लिया था। पिताजी बंटू से कहते हैं कि ये सब कुछ हमें तुम्हारी माँ को बताना होगा, लेकिन बंटू उन्हें रोक देता है और कहता है कि इस गलती को सुधारने से एक बार फिर माँ बेटे दोनों अलग हो जाएंगे और फिर राज का क्या होगा। बेहतर है कि उन्हें कुछ न बताया जाए और जैसा सब कुछ है वैसा ही चलने दिया जाए। बंटू ने माँ की जान बचाई थी और उसी की वजह से घर की सारी दिक्कतें खत्म हो गई थी, तो माँ उसे अपने बेटे जैसा मानकर गले लगा लेती हैं, और बंटू के लिए तो इतनी ही खुशी काफी थी कि माँ ने उसे अपने बेटे जैसा माना। अब हम देखते हैं कि वाल्मीकि बस स्टैंड पर बैठे बस के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर चमचमाती नई स्कूटी लेकर बंटू आता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि बचपन में तुमने डांट डांट के मुझे कहानियां सुनाई, लेकिन नींद भी तुम्हारी ही गोद में आई। उन्होंने भले ही मुझे पैदा किया पर बड़ा तो तुमने किया। बंटू सभी बातों को समझते हुए वाल्मीकि को माफ कर देता है और वही चमचमाती स्कूटी की चाबी उनके
हाथ में पकड़ाते हुए कहता है कि ये आपकी है। वाल्मीकि जी बहुत खुश होते हैं और फिर दोनों लोग उसी स्कूटी पर बैठकर दिल्ली जैसे बड़े शहर में बिना हेलमेट लगाए निकल जाते हैं और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी की बात करें तो मैं जानता हूँ कि आपको कुछ खास पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि इसमें कुछ पसंद आने जैसा है भी नहीं। इस मूवी को देखकर लगा कि इसको कभी बनाना ही नहीं था। इसका होना ना होना एक ही बात है और इसके होने से किसी के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा। बस एक फर्क पड़ा कि कार्तिक आर्यन के करियर की ये सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी बन गई। इस मूवी का जब ट्रेलर आया था तभी सबको समझ आ गया था कि ये कुछ कमाल नहीं करने वाली। ये मूवी 2020 में आई अला वैकुंठपुरम अमल्लू की रीमेक है। उस फिल्म में बंटू का रोल निभाया था अल्लू अर्जुन ने और इसमें कार्तिक आर्यन ने निभाया है। ये मान सकते हैं कि कार्तिक आर्यन आजकल चर्चाओं में हैं और उनके दिलदार पंखे भी बहुत हैं, लेकिन अल्लू अर्जुन की बात ही कुछ और है। भूल भुलैया 2 ने तो काफी पैसे छापे थे क्योंकि वो रीमेक नहीं थी और कैरेक्टर भी अलग था, पर यहाँ तो पहले से ही एक कलाकार ने उस किरदार की छाप छोड़ रखी है जिससे बेहतर करके कार्तिक को दिखाना था, पर ऐसा उनसे हो नहीं पाया और पूरा मामला फुस हो गया। अल्लू अर्जुन के जो फेस एक्सप्रेशन हैं वो अलग ही देखने को मिलते हैं, जो कि कार्तिक आर्यन मैच नहीं कर पाए। कार्तिक आर्यन के जो फैंस हैं उन्हें फिल्म पसंद आ सकती है, पर जिसने निष्पक्षता से इस फिल्म को देखा होगा वो अच्छे से जानता है कि एक्टिंग उतनी बढ़िया देखने को नहीं मिली। कुल मिलाकर हम सभी जानते हैं कि अल्लू अर्जुन का स्वैग ही अलग है और उनको टक्कर दे पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो कार्तिक आर्यन इस फिल्म को ना ही करते तो अच्छा रहता, पर अब तो फिल्म आ भी गई है और फ्लॉप भी हो गई, तो क्या ही कर सकते हैं। बाकी और कुछ ज्यादा कहने को है नहीं और आप समझदार तो हैं ही। आप कहानी सुनकर समझ ही गए होंगे कि फिल्म कैसी है और जो आप सोच रहे हैं लगभग वही मेरा भी मानना है। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो ये था एक्सप्लेनेशन शहजादा मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।